मैं डॉक्टर सी आर सुथार, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज पाली, आपका बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतक की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास का विषय है अरस्तु की क्रांति संबंधी अवधारणा। अरस्तु प्लेटो का शिष्य, सिकंदर महान का गुरु और एक प्रख्यात दार्शनिक था। अरस्तु राजनीति, दर्शन, विज्ञान तथा चिकित्सा विज्ञान जैसे विषयों पर व्यापक रूप से लेखन कार्य करने वाला यथार्थवादी विचारक, संविधानवाद का जनक, आगमनात्मक और तुलनात्मक पद्धतियों का प्रयोग करता, पॉलिटिक्स और एथेंस का संविधान जैसे ग्रंथों का रचनाकार था। अरस्तु ने क्रांति संबंधी अवधारणा का प्रतिपादन भी किया। उसने क्रांति के संबंध में अपने विचार दिए और उसका यह मानना था कि राज्य, संविधान या शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रांति है। अरस्तु ने पॉलिटिक्स की 7वीं पुस्तक में क्रांति और संविधान में बदलाव लाने वाले कारणों की बात कही। अरस्तु ने क्रांति के कई रूपों की बात भी कही, जिसमें एक रूप यह है कि पहले स्थापित किसी शासन व्यवस्था में के स्थान पर दूसरी शासन व्यवस्था स्थापित करना, जैसे धनिक तंत्र के स्थान पर जनतंत्र। इसी प्रकार कई बार क्रांति शासन व्यवस्था के आधारभूत तत्व की मात्रा को बदलने के लिए भी होती है, जैसे जनतंत्र को अधिक या कम जनतंत्रात्मक बनाना। और एक और रूप जो क्रांति का है वह यह है कि शासन करने वाले व्यक्तियों में बदलाव करने के लिए भी क्रांति होती है। इन रूपों के अलावा अरस्तु ने क्रांति के कुछ कारण भी बताए, जिसमें सामान्य कारण, विशेष कारण, जो अरस्तु क्रांतियों के लिए मानता है। क्रांति के सामान्य कारण में वह असमानता और अन्याय, दो कारणों की बात बतलाता है। असमानता के तहत वह यह कहता है कि समानता की प्राप्ति के लिए भी क्रांति होती है। समानता पूर्ण और आनुपातिक दो रूपों में होती है। अरस्तु के अनुसार सर्वसाधारण जनता पूर्ण समानता में विश्वास करती है और यह महसूस करती है कि शासकों के समान होने पर भी उन्हें उचित अधिकार नहीं मिल पा रहे। और आनुपातिक समानता योग्यता से संबंधित होती है, जिसमें विशेष वर्ग धन, योग्यता और अन्य मामलों में श्रेष्ठता के अनुपात में राजनीतिक शक्ति नहीं मिलने पर क्रांति का सहारा लेता है। ऐसी धारणा असमानता के रूप में क्रांति की वजह के पीछे अरस्तु की रही है। दूसरा जो सामान्य कारण अरस्तु बतलाता है वह है अन्याय। जब किसी एक वर्ग को जितना वह पाने का अधिकारी है उससे कम मिलता है और दूसरे वर्ग को जितना उसे मिलना चाहिए उससे ज्यादा मिलता है, तो असंतोष उत्पन्न होता है, जो क्रांति को जन्म देता है। इन सामान्य कारणों के अलावा अरस्तु विशेष कारणों की भी चर्चा करता है, जिसमें उसका मानना है कि जब शासक वर्ग जनता के हितों की परवाह किए बिना लोभ, लालच और धन संग्रह करने में लग जाता है तो जनता विद्रोह कर देती है। इसी प्रकार शासक वर्ग द्वारा जब किसी व्यक्ति को बिना योग्यता के अनुचित रूप से सम्मानित किया जाता है या अपमानित किया जाता है, तब जनता क्रांति कर देती है। और जब किसी राज्य में एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या अन्य व्यक्तियों से अधिक श्रेष्ठ और शक्तिशाली हो जाता है, तब वह शासन की सत्ता को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है। इसके अतिरिक्त जब धनिक तंत्र में शासक वर्ग द्वारा बहुसंख्यक गरीब व्यक्तियों को घृणा और तिरस्कार की दृष्टि से देखने पर भी वे विद्रोह
कर देते हैं। अरस्तु का यह भी मानना है कि अपराध से बचने और अन्याय का प्रतिकार करने के लिए भय भी व्यक्तियों को क्रांति के लिए प्रेरित करता है। आलसी जनता द्वारा शासक के प्रति निष्ठा नहीं रखने वाले लोगों को सत्तारूढ़ करने की वजह से शासन में बदलाव इन गैर निष्ठावान लोगों द्वारा कर लिया जाता है। ऐसा भी कई बार देखने में मिलता है। राज्य में रहने वाले विदेशी या विजातीय तत्व भी विदेशी शत्रुओं के साथ मिलकर राज्य के लिए संकट खड़ा कर देते हैं। कई बार छोटी छोटी घटनाओं के परिणाम स्वरूप भी राज्य में क्रांति हो जाती है। परस्पर विरोधी वर्गों का बराबर का शक्तिशाली या संतुलित होना भी सत्ता हस्तगत करने के लिए क्रांति का कारण होता है। ऐसी मान्यता अरस्तु की रही है। विभिन्न राज्यों में या शासन प्रणालियों में क्रांति के विशेष कारणों की बात भी अरस्तु बतलाता है, जिसमें यदि हम प्रजातंत्र की बात करें तो अरस्तु का मानना है कि प्रजातंत्र में वाग्वीर लोकप्रियता हासिल करने के लिए जोशीले भाषणों से जनता को धनिकों के खिलाफ भड़काते हैं और उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं और उन्हें क्रांति के लिए विवश करते हैं। इसी प्रकार धनिक तंत्र में शासकों का सर्वसाधारण के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार और शासक वर्ग में फूट और दलबंदी क्रांति के कारण बनते हैं। कुलीन तंत्र में पद अथवा प्रतिष्ठा कम लोगों में सीमित कर देना, किसी शक्तिशाली व्यक्ति की महत्वाकांक्षा या असंतोष और विभिन्न वर्गों में सही सामंजस्य के अभाव के कारण भी क्रांति जन्म लेती है। संवैधानिक तंत्र में लोगों द्वारा अपने आप को शासक वर्ग के समान योग्य और गुणशाली समझने के कारण भी क्रांति होती है। राजतंत्र में शासक या सामान्य जनता के प्रति अपमानजनक व्यवहार से जनता में शासक के प्रति उत्पन्न घृणा, किसी प्रमुख व्यक्ति का व्यक्तिगत अपमान और विरोधी पड़ोसी राज्य के प्रभाव के कारण भी क्रांति होती है। ऐसी विशेष वजह है जो कि क्रांति के लिए उत्तरदायी अलग अलग हो सकती है। यह मानना अरस्तु का क्रांति के विशेष कारणों के प्रति रहा है। इसके अलावा अरस्तु किस प्रकार से इन क्रांतियों को रोका जाए, इसके लिए कुछ उपाय बतलाता है, जिसमें सामान्य उपाय की बात यह बतलाता है कि शासक और शासित वर्ग में सद्भावनापूर्ण संबंध बनाकर रखे जाए, सभी व्यक्तियों को उच्च पदों के लिए समान अवसर प्रदान किए जाए, संविधान के अनुरूप शिक्षा के द्वारा नागरिकों में देशभक्ति, निस्वार्थ सेवा भाव, मूल्य, आदतें और व्यवहार का विकास किया जाए। जब व्यक्ति अपने आप को संविधान के अनुरूप ढाल लेंगे तो क्रांति की संभावना कम हो जाएगी, ऐसा अरस्तु का मानना है। व्यक्तियों द्वारा कानून का स्वाभाविक रूप से पालन किया जाए, उनमें कानून के प्रति निष्ठा पैदा की जानी चाहिए। कानून के उल्लंघन की स्थिति में सरकार द्वारा कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। राज्य में सभी व्यक्तियों तथा वर्गों को उनका उचित अंश प्रदान किया जाना चाहिए। राजनीतिक सत्ता पर किसी एक व्यक्ति या वर्ग का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। शासन भ्रष्टाचार रहित होना चाहिए और पदाधिकारियों का व्यवहार तथा आचरण संदेह रहित होना चाहिए। राज्य की आय व्यय का लेखा ईमानदारी से तैयार किया जाना चाहिए। इस संबंध में अरस्तु का यह भी मानना है कि राज्य में विभिन्न वर्गों में संतुलन स्थापित करने के लिए सद्गुणी लोगों के साथ धनवानों को और धनवानों के साथ निर्धनों को नियुक्त किया जाना चाहिए तथा मध्यम वर्ग की शक्ति बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे राज्य में संतुलन बना रह सके। संविधान के प्रति निष्ठा रखने वाले देश के योग्य और ईमानदार व्यक्तियों को ही सरकार में उच्च पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए, विदेशियों को नहीं। छोटे और महत्वहीन परिवर्तनों पर भी जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। राजनीतिक स्थायित्व के लिए शासक वर्ग के द्वारा नागरिकों के सामने बाहरी आक्रमण का
उपाय खड़ा करके उनमें एकता और देशभक्ति की भावना का संचार किया जाना चाहिए। ये कुछ सामान्य उपाय जो अरस्तु क्रांतियों के प्रतिकार के रूप में बतलाता है। इसके अलावा अरस्तु क्रांति के प्रतिकार के रूप में कुछ विशेष उपाय भी बतलाता है। वह कहता है कि क्रांति का प्रतिकार करने के लिए मिश्रित संविधान में राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में काम करने वाली स्थितियों पर गहरी दृष्टि रखी जानी चाहिए। कुलीन और वर्ग तंत्र में निम्न वर्गों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए और विशेष वर्ग में प्रजातांत्रिक समानता का पालन किया जाना चाहिए। वर्ग तंत्र में सामान्य प्रशासनिक कार्य निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को सौंपे जाने चाहिए। प्रजातंत्र में धनिकों को उनकी संपत्ति की रक्षा का आश्वासन प्राप्त होना चाहिए और आतताई शासक को अपनी सत्ता सुरक्षित रखने के लिए जासूस भी रखने चाहिए। निरंतर आक्रामक नीति अपनाई जानी चाहिए। राज्य की जनता को आक्रमण के भय से ग्रस्त रखा जाना चाहिए। अपराधियों को दंड तथा सही व्यक्तियों को सम्मान देकर पुरस्कृत किया जाना चाहिए। नागरिकों के भौतिक कल्याण के प्रयत्न किए जाने चाहिए। धार्मिक कार्यों के प्रति उत्साह दिखाया जाना चाहिए और अपनी वास्तवों पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस प्रकार के कुछ विशेष उपाय अरस्तु क्रांतियों को रोकने के संबंध में बताता है। तो ऐसी जो एक स्थिति क्रांति की वजह हो सकती है उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इस प्रकार के उपाय अरस्तु के द्वारा क्रांतियों को रोकने के लिए बतलाए गए, जिसका समय और परिस्थितियों के अनुरूप बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से प्रयोग करके क्रांतियों को रोका जा सकता है।